आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे दोस्तों की, है ना, और परिचितों की जो समस्याएं हैं, जो अक्सर पूछा जाता है, बोला जाता है ना, एडमिशन संबंधी समस्या। एडमिशन कैसे हो, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं अभी और क्या क्या होते रहते हैं, इन सब बातों पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और एडमिशन जो है ना, 3 इयर्स एडमिशन इंचार्ज बीइंग और 5 इयर्स एडमिशन कमेटी में, मतलब 8 सालों का जो अनुभव है, 17 सालों से केबीएस में है, तो जो अनुभव हमें मिला है और जो हमारे मित्रों के जो प्रश्न आते रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, है ना, तो वो उस समस्या का समाधान करने जा रहा हूं मैं। और अक्सर जो है ये बोला करते हैं लोग कि कोई जुगाड़ हो तो बताओ, तो वास्तव में जुगाड़ केबीएस में नहीं चलता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आज के डेट में बहुत बड़ा ब्रांड नेम है एजुकेशन सेक्टर में, तो केबीएस में जुगाड़ नहीं, कैटेगरी चलती है। और वो कैसे चलती है ये बताते हैं अपन, क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे एडमिशन होता है ना, क्या एज लिमिट होती है, तो इन सब पे अपन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं। तो ये जो न्यू गाइडलाइंस है फॉर एडमिशन इन केवीज, केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए क्या गाइडलाइन है न्यू, उस हिसाब से अपन देख रहे हैं। जो पहली जो है वो रिजर्वेशन पे आते हैं अपन। तो एडमिशन में मैक्सिमम हमारे यहाँ क्या होता है कि पहली क्लास में ही फिल हो जाती है ऑल वैकेंट सीटें, और अदर क्लासेस के लिए तभी बचता है जब बच्चे ट्रांसफर जाते हैं या किसी वजह से वो सीट वैकेंट हो गई, तो तभी होता है। तो मैक्सिमम क्या पेरेंट्स होता है, वो 1 में अवेयर नहीं रहते हैं, 2, 3, 4, 5 इसमें आके वो कंसर्न चालू कर होते हैं और वो फिर परेशान होते हैं, फिर एडमिशन नहीं हो पाता है। तो केवी में अगर एडमिशन चाहिए, आपकी कैटेगरी फर्स्ट है, तो आप क्लास 1 में ही मैक्सिमम प्रयास कर लें। 2 से लेके 9 तक में दिक्कत है, 10 में एडमिशन होता नहीं है। 11th में जो एडमिशन होता है उसमें क्या है, परसेंटेज बेस पे होता है, वो भी जब वैकेंट सीटें हो तब। तो 1 में कैसे होता है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें 1 में भर जाती हैं। मान लीजिए 1 सेक्शन की स्कूल है तो 40 सीटें रहेंगी, 2 सेक्शन स्कूल है तो 80 सीटें रहेंगी, 3 सेक्शन स्कूल है तो 120 हो जाएंगी, वैसे 5 सेक्शन हो जाएगा तो 200 सीटें हो जाएंगी। तो इस तरह सीटें बढ़ते जाती हैं सेक्शन के हिसाब से। और क्लास 1 में जो भर्ती होती है, एडमिशन होता है, वो इस कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले आते हैं अपन रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन कैसे होता है क्लास 1 के लिए, तो ये जो अपन देख रहे हैं, पहला होता है ना, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया 2005 में, उसके तहत जो है 25% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो वो 25% सीटें रिजर्व होती हैं, मतलब अगर 40 सीट है तो 10 सीटें आरटीई एक्ट के तहत चली जाती हैं। अब वो 10 सीटें किनको किनको जाती हैं आरटीई एक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। आरटीई लॉटरी का ड्रा होता है। अब सभी जो है फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, ऑफलाइन प्रोसीजर 2 to 9 में होती है, जहां वैकेंसी बहुत कम रहती है। वैसे क्लास 1 में जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, आरटीई जो है लॉटरी का ड्रा होता है, और इसमें आते कौन कौन से हैं आरटीई में, एससी के कैंडिडेट आते हैं, एसटी के कैंडिडेट आते हैं, है ना, शेड्यूल ट्राइब के, शेड्यूल कास्ट के, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जिनकी जो इनकम है वो काफी कम है, 30,000 से कम है। फिर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले जो आते हैं, बीपीएल कार्ड धारक होते जाते हैं, तो ये आ जाते हैं बीपीएल। और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, वो जो है आरटीई, ठीक है, लॉटरी में आते हैं। और ये डीएससी, डिफरेंशियली एबल्ड, है ना, कैटेगरी, इसमें जो है जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, है ना, उनके लिए ये है, ठीक है। दिव्यांग जनों के लिए ये भी इसमें आते हैं। तो जो लॉटरी जो होगी वो कंप्यूटराइज होगी क्लास 1 की, और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, ओबीसी, है ना। ओबीसी में कौन से आएंगे, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे, और साथ में कौन से होंगे ये, ठीक है, डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन जो होंगे, कैटेगरी होगी, वो जो है ना दिव्यांग जन है उनके लिए है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो भी इस लकी ड्रा में आएंगे, आरटीई जो है लॉटरी में आएंगे। और ये 10 सीटें रहती हैं, जिनकी जो फी जो है 1 to 8 तक नहीं लगता है ना, और पुस्तकें वगैरह अवेलेबल होती हैं, बाकी उसकी बेनिफिट्स आपको क्लियर हो जाएगा आगे। तो ये आरटीई कैटेगरी में 10 आते हैं स्टूडेंट, मतलब 25%, 40 की बात कर रहा हूं मैं, ये 40 में क्लास इंस्टेंस जब 40 हो तब मैं बता रहा हूं। तो ये आ जाते हैं 10। उसके बाद आते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के होते हैं 15% सीटें, तो 15 है ना, 40 का 15% निकालेंगे तो 6 स्टूडेंट आएंगे। तो एससी कैटेगरी के
6 कैंडिडेट एडमिट होते हैं क्लास 1 में। अगर मान लीजिए 6 है, अगर आरटीई में कुछ आ गए तो यहाँ से ये कम हो जाएगा, तो मतलब वो परसेंटेज वही बना रहेगा। अगर वो बच्चा SC ST का OBC का आरटीई में आ गया है तो फिर वहां से एडजस्ट किया जाता है, तो वो कैटेगरी वाइज भी है और इसमें भी अगर आ गया तो वो 2 जगह नहीं काउंट होगा, तो वो चीज ध्यान रखना है। दूसरा ST का 7.5% है, वो कितना है 3। तो टोटल SC ST मिला के 9 सीट्स हैं। तो ये 9 सीट्स में क्या होता है कि जब वैकेंसी है ना इसकी फिल हो गई, इसकी नहीं हो रही है, तो एक टाइम लिमिट होता है KVS के द्वारा, वो देखा जाता है। अगर उस टाइम लिमिट में उस कैंडिडेट नहीं आते हैं, मान लीजिए ST की कैंडिडेट नहीं अवेलेबल है, तो वो सीट जो है SC में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब SC ST का एक्सचेंज चलता है, दोनों को मिला के। अगर SC में मान लीजिए नहीं आया है, ST में आ गए हैं और SC की सीट वैकेंट जा रही है, तो ये टाइम लिमिट जो है KVS निर्धारित करता है, उसके बाद उसको ST में कन्वर्ट कर देता है। मतलब SC ST जो है दोनों सीटें एडजस्ट हो जाती हैं। अगर SC के नहीं अवेलेबल है तो ST से भर दी जाएगी, और ST से नहीं अवेलेबल है तो SC से भर जाएगी। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है वो ST में आती है, जो रिमोट एरिया है, इंटीरियर एरिया है, या कई जगह सिविल उसमें भी है, तो ST कैंडिडेट मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब वो केस होती है। तो ये आपकी SC ST की हो गई। अब OBC की आती है। OBC की जो है वो 27% है रिजर्व। तो OBC के लिए रिजर्वेशन क्या हो गया ये, ठीक है 27%, और ये 11 कैंडिडेट हो गए। उसके बाद आते हैं जो है ना डिफरेंशियली एबल कैटेगरी है, जो दिव्यांगजन है ना, उन बच्चों के लिए 1% माने 3%, मतलब 1 सीट है, ठीक है। माने बच्चा है ना दिव्यांग होना चाहिए, उसके पेरेंट और उससे मतलब नहीं है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार पेरेंट्स आ जाते हैं कि कैसे हमें मिले ये, तो वो नहीं हो पाता। बच्चे के अंदर अगर डिसेबिलिटी है किसी काइंड की, तो उस कंडीशन में दिव्यांगजन का जो कोटा है वो ये है। और इसके लिए ये थोड़ी सी एज लिमिट भी छूट रहती है, वो प्राचार्य महोदय पे निर्भर करती है हर विद्यालय की, तो वो 2 ईयर की एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो इस तरह ये जो है डिफरेंशिएबल एबल कैटेगरी हो गई, उसमें 2 इयर्स एज लिमिट जितनी भी क्लास की है, वैसे 1 क्लास में ही होती है मैक्सिमम सीटें, है ना। ये जो रूल फॉलो होता है 1 क्लास के लिए मैक्सिमम होता है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो खाली होते जाते हैं, वैकेंट होते जाते हैं, तो वो फिर उस हिसाब से होती है। तो अब क्या होता है, प्रोसीजर क्या है एडमिशन के लिए। तो एडमिशन के लिए प्रोसीजर क्या है जो संगठन निर्धारित किया हुआ है, वो पहला है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब लोकल जो भी है न्यूज़पेपर है, या नेशनल न्यूज़पेपर है, या रीजनल न्यूज़पेपर है, या लोकल चैनल है, उसके माध्यम के थ्रू पब्लिसिटी होती है। टाइम लिमिट बताया जाता है कि अब ये एडमिशन फॉर्म ओपन हो रहे हैं और आपको ऑनलाइन भरना है या रजिस्ट्रेशन कराना है। क्लास 1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, जब अपन हो जाता है पब्लिसिटी, उसके बाद क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन का टाइम रहता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है फिर है ना डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाते हैं सही है कि नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपके होने चाहिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने ऑफिस से सील साइन करा के स्कैन करा के फिर वो सबमिट करेंगे। बाकी चीजें जो है ना कैटेगरी वाइज कैटेगरी। अच्छा पहले सबसे पहले मैं कैटेगरी क्लियर कर लूँ। तो KVS में जो है वो 5 कैटेगरी निर्धारित की गई है। मेन जो आती है 6वीं कैटेगरी एग्जिस्ट कम करती है। तो पहले जो हो गया कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6। तो 6 की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जो जहाँ पे है ना प्रोजेक्टेड स्कूल है वहाँ पे। तो 1 कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी 1 में वो आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, फुली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, है ना। तो फुली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कौन है, रेलवे के कर्मचारी हो गए, है ना, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हो गए, ऑल इंडिया जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हो गए, ठीक है। फिर तीसरी जो हो गई तीनों सेनाओं के कर्मचारी हो गए, और पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो गए, है ना, CRPF हो गया, ITBP हो गया, है ना। तो ये क्या हो गए कैटेगरी 1 में आते हैं, है ना। तीनों सेनाएं, पैरामिलिट्री और रेलवे, और ठीक है आपको सेंट्रल जो टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, IT सेक्टर है, IT डिपार्टमेंट सेंट्रल, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गया जो भी केंद्रीय है, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया या केंद्रीय टैक्स हो गया, माने सेंट्रल जिसमें फुली है, और जो फुली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके बच जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है वो ऑटोनॉमस की होती है। तो ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है, जिनका जो है ना पूरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट
एक्सपेंड करती है, या जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो अप टू 51% है। अगर 51% शेयर है तो जो पीएसयू है, ठीक है, वो आएगी सेकेंड कैटेगरी में, उसके एम्प्लॉइज आएंगे सेकेंड कैटेगरी में, तो उनके बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा। वास्तव में केवी का जो जन्म हुआ 1965 में, है ना, 63 में संकल्पना आई, तो जो 15 दिसंबर को ये चालू हुआ, तो रीजन वही था कि चाइना युद्ध के समय अधिकांश जो है ना, समस्याएं सैनिकों ने फेस की, तो इस तरह सरकार ने एक समाधान निकाला कि सेंट्रलाइज, है ना, एजुकेशन सिस्टम हो, जिसमें किसी का भी ट्रांसफर हो, है ना, सेनाओं के अपने कर्मचारियों के, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारियों के, या बैंकिंग के, है ना, या जो भी ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं, तो उनके ट्रांसफर हो तो वो आसानी से उनके बच्चे वहां पे जाके पढ़ सके, और सिलेबस का, बोर्ड का, बाकी चीजों का टेंशन नहीं हो, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय का है वो ऑल इंडिया सेम सिलेबस और सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो इस वजह से ये सब दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, और आज के डेट में, है ना, 1240 से अधिक केंद्रीय विद्यालय है ना, और जो रीजन है वो 25 रीजन है केवीएस के, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है मोर देन 48,000 है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है मोर देन 13 लाख है। तो ये केवीएस के जो है स्ट्रेंथ है, और इसलिए केवीएस जो है ब्रांड नेम बन चुका है इंडिया में, और पहले भी था, लेकिन उस लेवल पे इस्टेब्लिश होने में, है ना, काफी टाइम लगा, काफी ब्रांड नेम बनने में टाइम लगा, और अभी जो पोजीशन गेट किया वो हाईएस्ट पोजीशन अभी अचीव करता है मैक्सिमम बोर्ड के रिजल्ट्स में, है ना। नवोदय और इसमें टाई अप होते रहता है, कभी नवोदय बाजी मारता है, कभी केवीएस मारता है, लेकिन मैक्सिमम जो है केवीएस स्ट्रेंथ के आधार पर भी मारता है बाजी। तो अब आगे देखते हैं अपन, तो सेकेंड क्लास में जो 51% है, जैसे अभी जो ऑटोनॉमस बॉडी हो गई, जैसे एलआईसी के जो एम्प्लॉइज होंगे वो भी, है ना, पीएसयू बैंक्स हो गए, है ना, वो भी सेकेंड कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। पीएसयू बैंक जो है ना, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, है ना, ओबीसी, ये जितने बैंक वगैरह हैं, ठीक है, तो ये जो आते हैं सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉइज है वो भी सेकंड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका एडमिशन ये 40 स्ट्रेंथ है उसके ओवर एंड एबव में होता है, उनका स्ट्रेंथ से मतलब नहीं रहता है। केवीजी एम्प्लॉइज के बच्चे, है ना, वो ओवर एंड एबव में एडमिशन कैटेगरी में जाते हैं। वैसे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब एकल कन्या, एकल कन्या की नहीं, एक बहन है और एक भाई है तो आ गए बोले नहीं एकल कन्या, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकलौती लड़की एक होनी चाहिए, उसका भाई या बहन नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो वो ऐसी स्थिति में वो सिंगल गर्ल चाइल्ड ट्रीट की जाती है। तो उसकी भी 2 सीटें होती हैं हर सेक्शन के हिसाब से, है ना, क्लास 1 में वो भी भर्ती होती है। तो अगर किसी की सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सिर्फ और सिर्फ एकल कन्या, अभी और कोई इशू नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो सिंगल गर्ल चाइल्ड में ट्रीट होगी। अगर सिर्फ एक लड़की है और आप 5th में एडमिशन कराने जा रहे हैं, मतलब 5 साल की वो बच्ची हो सकती है, 5 से 7 साल के बीच में एज है, और आप चाहते हैं क्लास 1 में हो, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के भी अगर मान लीजिए 10 फॉर्म आएंगे, एक सेक्शन स्कूल है, तो 10 में लॉटरी लगेगी, और वो कैटेगरी वाइज, और ये जो है ये आपको जो भी होगा, है ना, ये 2 बच्चे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल गर्ल चाइल्ड का इसमें ध्यान देते हैं अपन। तो ये भी ओवर एंड एवर चीज जाती है, 2 सीटें। अब अपन आते हैं थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आते हैं, है ना, जो स्टेट, ठीक है, में पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, स्टेट गजट में जिनका नाम है, वो थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी में जो स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, जो, है ना, वो ऑटोनॉमस बॉडी की तरह स्टेट जो है उनको ट्रीट करता है। जैसे मान लीजिए ग्रामीण बैंक हो गया, है ना, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह हो गए, तो ये फोर्थ कैटेगरी में आते हैं, जो फुली मतलब एम्प्लॉइज नहीं है, अनरोल एम्प्लॉइज नहीं है, मतलब फुली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है। जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट कैटेगरी में फुली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, और ये ऑटोनॉमस बॉडी के, तो जब ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ स्टेट जो होंगे वो फोर्थ कैटेगरी में आ जाएंगे। और फिफ्थ कैटेगरी मतलब जनरल, जो बिजनेसमैन वगैरह हो गए, फार्मर वगैरह हो गए, तो ये फिफ्थ कैटेगरी में चले जाते हैं। तो जनरली परेशान ये कैटेगरी ज्यादा होती है, क्योंकि प्रेफरेंस हमारे यहाँ किसको दिया जाता है, कैटेगरी फर्स्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चों को, फिर इनसे बचती है तो फिर सेकंड कैटेगरी ले जाती है, सेकंड कैटेगरी से बन जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बच्चे ले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी कैटेगरी वाइज चलने से थोड़ी सी एडमिशन और थोड़ी सी टफनेस आ जाती है। तो क्या क्या प्रोसीजर है फिर मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको, है ना, एडमिशन की प्रोसीजर। तो अब जो है पब्लिसिटी हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ, डॉक्यूमेंटेशन में जो डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के पहले से रखिए आप, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, है ना, नगर निगम का या जो ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होता है,
है ना। अब ये नहीं ग्राम पंचायत से आप लिखवा के आ गए बोल रहे हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है। जो ऑथराइज्ड है सर्टिफिकेट, जो वैलिड होता है हमेशा के लिए, वही बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको कंसर्न बना होना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए। अगर आपका बीपीएल कार्ड है तो आपको इनकम प्रूफ के लिए वो आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा तहसील में जाके, कंसर्न आय प्रमाण पत्र जो वैलिड माना जाता है ना। मिनिमम आय 30,000 से नीचे है। तो जो हर समय अलग अलग जो है सरकार जो है निर्धारित करती जाती है ना, उसकी लिमिट। तो अब जो ईडब्ल्यूएस एम्प्लॉइज हैं उनके भी वो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है ना, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के जो है ना, उनकी भी अलग मानदंड है। बीपीएल कार्ड का अलग मानदंड है, ओबीसी नॉन क्लियर के लिए, क्रीमिलियर के लिए अलग मानदंड। तो किसकी क्या मानदंड है वो आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ में वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर डिफरेंशियली एबल है ना, दिव्यांग बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में उसका भी है। SC ST का भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप क्लेम कर सकते हैं एडमिशन के लिए, तभी आपकी RTE लॉटरी में आपकी नाम आएगा। अगर आप बच्चे का नहीं, आप अपना बना के रखे हैं है ना, वाइफ का बना के रखे हैं, मतलब बच्चे के मदर का है, आपका है, बच्चे का नहीं है, तो आप जो है ना फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चे का बना के पहले से रखिए, इसलिए ये सब जानकारी होनी चाहिए आपको। आपका जब वो फॉर्म का एडवर्टीजमेंट निकलता तब आप पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि 15 दिन 20 दिन 17 दिन, जैसे इस बार अभी क्लास 1 के एडमिशन के लिए 17 डेज का टाइम। अब मान लीजिए आपके पास नहीं है टाइम, ठीक है, आप पैनिक हो गए। तो इसलिए ये साल भर तैयारी करते रहिए। और एज की गणना कैसे होगी? 31 मार्च की होगी। लेकिन बच्चा अगर आपका 1 अप्रैल का भी जन्म लिया है तो 1 अप्रैल भी कंसीडर कर लेगा। अगर 1 अप्रैल को उसका 5 साल पूरा हो रहा तो कंसीडर कर लिया जाएगा क्लास 1 के लिए। तो एज लिमिट ध्यान रखिए, क्लास 1 के लिए जो होता है वो आपको ध्यान रखना है। क्लास 1 के लिए जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वो 5 ईयर से 7 ईयर, मतलब आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च कंसर्न है ना ईयर में, जिस ईयर में आप एडमिशन लेने आ रहे हैं क्लास 1 में, तो बच्चा आपका 5 साल कंप्लीट कर चुका हो 31 मार्च तक। 5 साल 3 महीने, 5 साल 8 महीने, 5 साल 9 महीने, कुछ भी हो, लेकिन 5 साल से 1 दिन कम नहीं होना चाहिए। 1 दिन कम होगा तो 1 अप्रैल तक कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखेंगे दिमाग में कि 1 अप्रैल तक मैक्सिमम 5 साल मान लो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 31 मार्च को आपके बच्चे के 5 साल नहीं कंप्लीट हो रहा है तो 1 अप्रैल कंसीडर मैक्सिमम किया जा सकता है। तो आप 1 दिन कम हो तब भले आप ले लें एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन 5 साल मिनिमम होना ही चाहिए 31 मार्च को। अगर 1 अप्रैल को भी हो रहा तो भी कंसीडर कर लिया जाए। तो ये ध्यान रखिए 5 से 7 साल होना चाहिए पहली क्लास के लिए। दूसरी क्लास में अगर वैकेंसी है तो, क्योंकि पहली क्लास में ही वैकेंसी भर गई, ठीक है। अब कोई बच्चा ट्रांसफर गया है ना, कोई बच्चे है ना ने पढ़ाई छोड़ दी या मेडिकल वजह से एब्सेंट हो गया, वो आ ही नहीं रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में सेकेंड में वैकेंसी होगी। अदरवाइज क्लास 1 में ही वैकेंसी फुल हो गई, फिर तीसरी क्लास में भी वही सब कंडीशन अगर जो 2 वाली लागू हुई तो होगी, है ना। तो सेकेंड क्लास में एडमिशन की जो है 6 to 8 है, थर्ड क्लास में 7 to 9 है, फोर्थ क्लास में 8 to 10 ईयर है, फिफ्थ क्लास में 9 to 11 ईयर, सिक्स क्लास में 10 to 12 ईयर, है ना, सेवेंथ क्लास में 11 to 13 ईयर, एट्थ क्लास में 12 to 14 ईयर, नाइन्थ क्लास में 13 to 15 ईयर, और 10th क्लास में 14 to 16 ईयर। 10th क्लास में रेयर केसेस में एडमिशन होता है, वैसे जनरली जो है ना, जो ट्रांसफर पे बच्चे आते हैं CBSE के, जिनके फादर एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, और वो दूसरे CBSE बोर्ड से है ना, मान लीजिए है ना, तो वो किसी भी CBSE बोर्ड में पढ़ रहे थे और यहाँ पे ट्रांसफर आ गए हैं, तो चेयरमैन के कंसर्न के बाद मान लो विद्यालय में एडमिशन हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में हो जाता है। 10th में जनरली वन जो अब जो कोटा होता है वो डिफरेंट, अभी उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो ड्रा होता है RTE लॉटरी ड्रा होता है। RTE में मतलब 1 to लेके 8 तक एजुकेशन फ्री, मतलब फी नहीं लगनी है, बुक्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। तो ये जो है ये क्या है, SC ST EWS BPL है ना, OBC नॉन क्रीमिलियर और डिफरेंशियली एबल जो है चिल्ड्रन या कैटेगरी जो है, ये इसमें लकी ड्रा में शामिल होगा। फिर दूसरा जो है, दूसरी जो लॉटरी होती है वो होती है जो डिफरेंशियली एबल चिल्ड्रन, तो उसमें क्या होगा, SC के भी रहेंगे, ST के भी रहेंगे, OBC नॉन क्रीमिलियर रहेगा, और अनरिजर्व कैटेगरी के भी रहेंगे। तो वो कैटेगरी वाले रहेंगे 1 to है ना 6, उस हिसाब से रखे जाएंगे। तो अब जो है तीसरा जो होती है ड्रा जो होती है वो कैटेगरी 1 की होती है। कैटेगरी 1 में कितने बच्चे हैं? अब कैटेगरी 1 में भी डिफरेंशिएशन होता है। अगर मान लीजिए 7 ईयर्स के अंदर आपके ज्यादा ट्रांसफर हैं, आपके 4 ट्रांसफर हैं, ट्रांसफर कब काउंट होता है
कि मिनिमम आपका 20 किलोमीटर से ऊपर ट्रांसफर होना चाहिए और मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड आपके स्टे का 6 मंथ होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफर काउंट होगा। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रांसफर गए किसी स्टेशन में 6 महीने के पहले आप आ गए तो ट्रांसफर काउंट नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए 15 किलोमीटर में ट्रांसफर आपका हो गया, आप यहाँ पे थे और 15 किलोमीटर यहाँ से दूर चले गए, आप भले 2 साल से हैं, वो ट्रांसफर काउंट नहीं होगा। तो ट्रांसफर की जो लिमिट है वो 7 ईयर्स है। 7 ईयर्स के अंदर जिसका ज्यादा ट्रांसफर होगा कैटेगरी 1 में उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर 7 ईयर्स के अंदर मान लीजिए कैटेगरी 1 में 3 बच्चे आए हैं, वैकेंसी 1 है, तो तीनों बच्चों में से देखेंगे कि किसके फादर का मैक्सिमम ट्रांसफर हुआ है ना। और ट्रांसफर कैसे काउंट होगा, एक तो 20 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा जो ट्रांसफर हुआ है वो 6 मंथ से ज्यादा स्टे होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफर काउंट होता है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि आप कंप्लेन लेके आ गए कि कैटेगरी 1 वाले का इसका हो गया हमारा नहीं हुआ, तो कैटेगरी 1 में आप भी हो, कैटेगरी 1 में वो भी है, लेकिन उसके ट्रांसफर ज्यादा है। मान लो आपने जो ट्रांसफर भरे हुए हैं वो ट्रांसफर आपको 20 किलोमीटर के अंदर का हो, या आपने 6 मंथ के अंदर ट्रांसफर फिर दूसरी जगह ले लिया, तो वो काउंट नहीं होगा। आपने 7 ट्रांसफर दिखा दिया 7 साल में, और पता चला कि 2-3 ट्रांसफर आपके 6 महीने के अंदर हो गए, तो वो 3 ट्रांसफर आपके 6 महीने के अंदर वाले काउंट नहीं होंगे। ट्रांसफर काउंट वही होगा जहां पे स्टे पीरियड आपका मोर देन 6 मंथ होगा। तो ये ट्रांसफर काउंट के लिए क्लियर रखिएगा कैटेगरी 1 में। जब कैटेगरी 2 की बात करते हैं अपन, तो कैटेगरी 2 आपको मालूम है उसमें भी ट्रांसफर देखा जाएगा। बता रहा था कि कैटेगरी 2 का नंबर जब आता है कैटेगरी 1 से वैकेंसी बची रहती है, तब कैटेगरी 2 का ड्रा होता है। ये कैटेगरी 3 का है ना। कैटेगरी 3 के पहले जो है SC ST का होता है, ठीक है। SC की जो है ना, ये सीटें मैंने बताया, SC की 6 सीटें और ST के 3 सीटें, 6-3 9 सीटें हो गई, और 1 सीटें DA की हो गई, ठीक है, 10 सीटें हो गई, और 10 सीटें RT की हो गई, 20 सीटें हो गई, 11 सीटें OBC की हो गई, टोटल 31 सीटें हुई। 31 सीटें के बाद 9 सीट मैक्सिमम अगर बच जाता है, इसमें फिर देखते हैं इसे, ठीक है, कैटेगरी 3 में चला जाता है ना। ये इस तरह सभी के जो है ना, कैटेगरी 1 के बाद ये सीक्वेंस दिया हुआ, पहले RTE का है, फिर है ना DA का है, उसके बाद जो है ना DA के बाद आता है आपका ये कैटेगरी 1 का, फिर बचा हुआ अगर है तो कैटेगरी 2 में आएगा, नहीं तो इसमें चला जाएगा SC ST OBC में चला जाएगा, है ना। कैटेगरी 2 में जाने के पहले SC ST OBC में चला जाएगा, अगर बचा तभी कैटेगरी 2 में जाएगा, ठीक है। अब वो अगर फिर इसके बाद भी बचा है इन सब के आने के बाद, फिर कैटेगरी 3 में जाएंगे। कैटेगरी 3 के बाद कैटेगरी 4 में मैंने बता दिया कौन कौन सी कैटेगरी किसकी होती है, और ये कैटेगरी 6 में यदि है तो उसके बाद होता है SGC, सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स सिर्फ और सिर्फ है ना माँ बेटी की सिर्फ एक कन्या है और उसके भाई या बहन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, है ना। बात की कंडीशन नहीं है शो करता है, अभी की प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ एक कन्या होनी चाहिए तब, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं MP कोटा पे, चेयरमैन कोटा पे। तो चेयरमैन कोटा क्या होता है, चेयरमैन कोटा में है ना जो कंसर्न विद्यालय के हैं वो कोई भी सीट किसी को भी दे सकते हो, क्या अपने है ना लोकेलिटी में किसी को भी वो चाहे तो दे सकते हैं। और हॉनरेबल MP जो सीट रखी हुई है 10, वो 10 सीटें सांसद महोदय अपने क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में दे सकते हैं, किसी भी, चाहे एक में दें, चाहे 4 है, 5 है, 3 है, जितने हैं उनमें सभी में बांट के दें, ठीक है। उनके ऊपर है, वो 10 सीटें उनकी रिजर्व होती हैं, और वो बहुत से लोग जो है लेके चले जाते हैं, है ना, सांसद जी का है ना क्या लेटर पैड पे लिखवा के, बहुत से लोग विधायक जी का लिखवा के लेके चले जाते हैं, बहुत से लोग है ना स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों का लेके चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए आपको डायरेक्ट स्कूल को नहीं देना है ना, वो सांसद जी का कोटा KVS में होता है, KVS के थ्रू कंसर्न स्कूल को आता है। तो आप जो है परेशान सबको करते हैं, उधर भी जाके इधर भी जाके अपने भी परेशान होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो MPs कोटा ऑनरेबल MP द्वारा KVS को जाता है, KVS से थ्रू मेल कंसर्न स्कूल को आता है। तो इस तरह MP महोदय के हर साल के 10 कोटे होते हैं, 10 कोटे, और भी शिक्षा मंत्री के और ज्यादा कोटे होते हैं, तो वो आपस में कंसर्न करके एडमिशन हो सकता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि 10 कोटा है MP जी का, और वो डायरेक्ट है ना थ्रू मेल स्कूल को आ जाएगा, KVS हो जाएगा, KVS के थ्रू मेल आएगा कंसर्न स्कूल को,
कि किनका एडमिशन लेना है किसका। इस तरह 2 कोटा चेयरमैन का होगा। और अगर कंसर्न बॉडी, जब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट स्कूल है, सिविल का स्कूल है, तो ऐसी कंडीशन में है ना ईच क्लास में 2 और 10 स्टूडेंट और वो दे सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन कोटा सिविल का। और सिविल के स्कूल में चेयरमैन जो है जो होते हैं कलेक्टर साहब होते हैं। ठीक है, अगर डिफेंस का स्कूल है तो कंसर्न अथॉरिटी जो होगा, रेलवे का है तो कंसर्न बॉडी में जो हाईएस्ट रैंक होल्डर है या इक्विवेलेंट रैंक होल्डर है उनको दे देते हैं, है ना। और प्रोजेक्ट स्कूल में भी वैसे ही है, कोल इंडिया का है या एनएमडीसी का है। ठीक है, तो ये किसका है, वो उसके नालको का है, मतलब जो उसके कंसर्न बॉडी है वो तय करती है कौन उसका चेयरमैन होगा। अब ये जो लॉटरी का ड्रा होता है, इसके लिए जो टीम मेंबर्स गठित की जाती है, जिसके लिए रूल होता है 5 डे बिफोर वो टीम गठित हो जानी चाहिए। तो वो जो है जब डिस्प्ले होती है उसके 5 डे बिफोर गठित हो जाती है और डिस्प्ले हो जाती है। तो उसमें जो मेंबर होते हैं, पहला एक प्रिंसिपल खुद मेंबर हो गए कंसर्न विद्यालय के, दूसरा कोई भी एक टीचर हो जाते हैं मेंबर उस टीम के, और 2 मेंबर जो होते हैं वो एक महिला और एक पुरुष। 2 मेंबर जो है वो पेरेंट मेंबर, जो बच्चों के फॉर्म आए हैं उसमें से 2 मेंबर सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, और 5वां जो मेंबर होता है, 5वां मेंबर जो होता है वो चेयरमैन साहब जिसको नॉमिनेट करते हैं, वो नॉमिनी चेयरमैन भी हो सकता है या किसी और पर्सन को भी चेयरमैन जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। तो 5 लोग जो है वो ड्राफ्ट कमेटी जो है, जो ड्राफ्ट प्लॉट्स होता है उस कमेटी में होते हैं। लेकिन अगर कंसर्न स्कूल के प्राचार्य चाहें तो 6वां मेंबर भी रख सकते हैं, और वो 6वां मेंबर जो होता है वो 9th से लेकर 12th तक का कंसर्न स्कूल का वो कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है। तो इस तरह टोटल जो है 6 मेंबर मैक्सिमम करके वो कमेटी बना सकते हैं, जिसके सामने ये ड्रा ऑफ लॉट्स होगा, जो ड्रा निकाले जाएंगे। ठीक है, ये सब मैक्सिमम कंप्यूटराइज होते हैं क्लास 1 के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इसलिए मन में गलत धारणा ना बनाए, है ना, कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है या हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वो मेंबर होती हैं, कमेटी होते हैं, कमेटी में जो 5 लोग हैं वो मेंबर हैं, उनके सामने ड्रा होता है या ड्राफ्ट लॉट्स होता है कंप्यूटराइज, उसमें कोई भी है ना 3-5 का चांस नहीं रहता है। तो जो मेंबर होते हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एक प्रिंसिपल सर खुद मेंबर होते हैं, फिर प्रिंसिपल सर या मैडम के द्वारा है ना नॉमिनेट कंसर्न स्कूल का कोई भी टीचर हो सकता है, या तो वो एडमिशन इंचार्ज भी हो सकता है या कोई टीचर हो सकता है। 2 हो गए, है ना। बाकी 2 मेंबर जो होंगे जो फॉर्म डाले गए हैं उनमें से ले लिए जाते हैं, लेकिन एक महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, SC या ST का, है ना, और एक महिला होना अनिवार्य है। इस तरह वो 2 कंसर्न टीचर में पेरेंट में आ गए, तो 2 मेंबर वो हो गए, 2 स्कूल के हो गए 4, और एक नामनी चेयरमैन के द्वारा निर्धारित कोई भी मेंबर आ गया, तो 5 मेंबर हो गए। 6वां एक 9 to लेके 12 तक का कोई भी एक बच्चा होता है। तो इन 5 लोगों के सामने या 6 लोगों के सामने ये ड्राफ्ट लॉट्स होता है। तो इस तरह ऐसे ट्रांसपेरेंसी हमारे KVS में हमेशा बनी हुई है।